this poem. So welcome all Super 55 MCQ series, and in this very important question by Tennyson, he is asking that which poem is called as anti-aesthetic poem. So the answer is The Palace of Art. It is written in the year 1832, and it is called as anti-aesthetic poem of Tennyson. Very important question. Anti-aesthetic poem of Tennyson. Okay. So that is question number one done. Let's move to question number two. Who in 1954 wrote the article The Kitchen Sink, calling attention to the gritty and direct realism, including some of the novelists included Ellen Silito and David Story. So कुल मिला के पूछ रहे हैं कि 1954 में द किचन सिंक वर्ड किसने कॉइन किया था? तो याद रखना डेविड सिल्वेस्टर ने किया था. किसने किया था गाइस? डेविड सिल्वेस्टर. ये एक तरीके से क्रिटिक थे. ठीक है, तो इन्होंने ये टर्म कॉइन किया था. ठीक है, किचन सिंक. सो अब किचन सिंक क्या होता है? किचन सिंक बेसिकली मींस हम कह सकते हैं डोमेस्टिक रियलिज्म. ठीक है, डोमेस्टिक रियलिज्म. जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड चोर्स होते हैं उनको जब दिखाया जाता है तो उसको किचन सिंक ड्रामा हम कहते हैं. दिस टर्म इज फेमसली यूज्ड फॉर वी नो गाइस. ठीक है, फॉर जॉन ऑसबॉर्न्स लुक बैक इन एंगर. ओके, लुक बैक इन एंगर which is considered as a historic moment in British modern theatre history. Look Back in Anger was published in 1956. Sorry, it was performed in 1956, and it is included. It is considered as one of the major plays of angry young man movement as well. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं गाइस. Who among the following translator is notable as the first translator of भगवत गीता इनटू इंग्लिश? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. तो इसका आंसर है चार्ल्स विल्किंस. ठीक है, चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया था, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. ठीक है, ये ट्रांसलेशंस की सीरीज में मैंने आपको बताया था. द डायलॉग्स ऑफ कृष्णा एंड अर्जुन करके इस वर्क का नाम है, और ये जो वर्क है ये पब्लिश हुआ है 1785 में. 1785 में पब्लिश हुआ है. पब्लिकेशन में जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका नाम भी दे रहा हूँ मैं, नॉर्स प्रिंटिंग प्रेस. NOURSE, नॉर्स. इसकी स्पेलिंग अलग है थोड़ा. ये फेमस प्रिंटिंग प्रेस थी, लंदन में पब्लिश हुआ है. नॉर्स प्रिंटिंग प्रेस इन लंदन. ठीक है, 1785 में चार्ल्स विल्किंस का ट्रांसलेशन ऑफ गीता, जिसका सब टाइटल क्या था आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीन पे मैं लिख नहीं रहा हूँ. द डायलॉग्स ऑफ कृष्णा एंड अर्जुन. फटाफट नोट करेंगे, द डायलॉग्स ऑफ कृष्णा एंड अर्जुन. ठीक है, ये चार्ल्स विल्किंस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के भी की फाउंडर थे. की फाउंडर मेंबर थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बताया है पहले भी. ठीक है, एग्जाम में आ जाएगा ये. चलो आगे बढ़ जाते हैं. ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड. ठीक है, ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड many words were borrowed from two languages. Which were the two languages? तो एक तो मिडिल इंग्लिश पीरियड में लातिन भाषा से लिया था और एक फ्रेंच से लिया था. तो 2 and 3 इज द आंसर. तो बी इसका आंसर हो जाएगा. इसका आंसर क्या होगा गाइस? बी. ठीक है, तो मिडिल इंग्लिश हम कब से मानते हैं? 1066 से मानते हैं, और लगभग कब तक मानते हैं? 1500 तक का जो पीरियड है उसको हम क्या मानते हैं? मिडिल इंग्लिश मानते हैं. 1066 से 1500 नोट कर लेंगे इसको. इसको मिडिल इंग्लिश कहा गया है. ठीक है, मिडिल इंग्लिश में जो हमारी लैंग्वेज थी वो कैसी थी? हम जानते हैं कि जो है इसमें फिर अर्ली मिडिल और लेट मिडिल इंग्लिश आता है कि नहीं? मैंने बिल्कुल क्लास में याद करवाया कि जो शेक्सपियर की इंग्लिश है, किसकी? शेक्सपियर की इंग्लिश को हम क्या कहते हैं? लेट मिडिल इंग्लिश या लेट मिडिवल इंग्लिश कहते हैं कि नहीं? क्योंकि शेक्सपियर फिर इसके 100 साल बाद लगभग आए. ठीक है, तो ये याद रखना है आपने. चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ बाइबल ट्रांसलेशन. करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ बाइबल ट्रांसलेशन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. ये बाइबल के ट्रांसलेशन से तो पूछेगा ही पूछेगा ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. हम्म
जी ट्राई करें। तो सारे बच्चे देखेंगे इसका आंसर है सी। बिल्कुल सी इसका आंसर है गाइस। तो सी यानी कि पहले क्या आया है, टिंडेल बाइबल आया है। टिंडेल बाइबल कब आ गया? टिंडेल बाइबल थिंक 1535 में। और किंग जेम्स बाइबल तो हमें पता ही है 1611 में। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे ये जो है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड बाइबल, ये अमेरिका में आया है, नोट कर लेना। 1952 में आया है। कब आया है? 1952 में। और हॉलमैन क्रिश्चियन बाइबल, नोट करेंगे सारे बच्चे। हॉलमैन क्रिश्चियन बाइबल जो ये मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन बाइबल का कहा जाता है ना। और ये जो है ये पब्लिश हुआ है 1999 में। 1999 में पब्लिश हुआ है। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। 1535, 1611, ठीक है, और फिर क्या आएगा तुम्हारा 1952 और फिर 1999। 1952 वाला जो है ना, ये अमेरिकन, ये एक अमेरिकन बाइबल है। ठीक है, नंबर 6 है आपका, जीटी मेथड इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग स्ट्रेसेस ऑन। तो जीटी मेथड हम जानते हैं कि L2 to L1 के लिए यूज होता है। पहले तो ये नोट कर लेना, L2 to L1 ये रटाया है मैंने आपको। इसको फर्स्ट मेथड इन ELT इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग कहते हैं। तो ये फ्लुएंसी पे तो फोकस नहीं करता, अप्रोप्रिएटनेस अंदाजा लगाने पे नहीं करता, लिसनिंग के लिए है नहीं ये। आंसर क्या आएगा आपका? तो आंसर आएगा बी, एक्यूरेसी। याद रखना, जीटी मेथड किस पे फोकस करता है आपका? एक्यूरेसी पे करता है। ठीक है, जीटी मेथड को हम और क्या मेथड कहते हैं? टेक्स्ट बुक मेथड या ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। टेक्स्ट बुक मेथड या ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। नोट कर लेना इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। इन द ओपनिंग स्टैंजा ऑफ डैश, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेरिकन लिटरेचर पढ़ाया है लेकिन ये पहले क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज कराया है। तो ओपनिंग स्टैंजा ऑफ डैश, विटमैन बिगिंस हिज स्पिरिचुअल अवेकनिंग एट द एज ऑफ डैश। ठीक है, तो याद रखना है ओपनिंग स्टैंजा ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और विटमैन की एज क्या है उसमें? 37। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और इसका जो आंसर है 37 क्वेश्चन ना। ठीक है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में 37 सब लोगों ने नोट कर लिया। उनकी एज क्या थी? 37। कब आया था लीव्स ऑफ ग्रास? लीव्स ऑफ ग्रास कब आया है? 1855। बिल्कुल याद कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लीव्स ऑफ ग्रास का फर्स्ट एडिशन कब आया है? जो है 1855 में आया है। ठीक है, लीव्स ऑफ ग्रास का जो फर्स्ट ड्राफ्ट था उसको एडिट करने के लिए वॉल्ट विटमैन ने किसके पास भेजा था? वॉल्ट विटमैन सेंट द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास फॉर एडिटिंग टू whom? Yes, the answer is Emerson. So usually speaking, Leaves of Grass has 6 editions, okay, and is considered as the greatest work of you can say of Whitman. Moving on to question number 8, which pair of novels by Anita Desai? Which pair of novels by Anita Desai takes the subject as the suppression and oppression of an Indian woman? Okay, so again a very important question this one. So what will be the answer? So the answer is actually B, right? The answer is B. That is B bole to 1 and 3. So where shall we go this summer? And Cry the Peacock. Okay, these are the two works where we see the you can say the oppression of Indian women. Anita Desai. Okay, Anita Desai I think is known for
Sahitya Academy. For which novel Anita Desai received Sahitya Academy? Just very recently we covered this topic. So in 1978, Fire on the Mountain. Very quickly you can write, in 1978 she received Sahitya Academy for Fire on the Mountain. Anita Desai, mother of Kiran Desai. There are many works of Anita Desai like Voices in the City, Clear Light of Day. You can write these works, Voices in the City, especially Baumgarten's Bombay Hai. Okay, she was born in Mussoorie, right? Anita Desai was born in Mussoorie. Okay. She worked in America also, and she won the Guardian Prize for The Village by the Sea. And Fire on the Mountain हो गया इनका, Voices in the City, और Cry the Peacock. Cry the Peacock अच्छा है इनका, important है. सबसे मेन इनको 2014 में पद्म भूषण मिला है भाई, नोट कर लेंगे सारे बच्चे. 2014 में क्या मिला है इनको? पद्म भूषण. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अनिता देसाई. ठीक है, 1937 born है, 1937. Let's move to next question, number 9. Which among the following identify Indian English authors who received appreciation and encouragement from their British counterparts? देखो वही क्वेश्चन जो मैंने कराया था, घुमा घुमा के पूछा जा रहा है एग्जाम्स में, आप देख रहे हो. तो देखो, एक तो आर के नारायण का ग्रैहम ग्रीन ने इंकरेज किया था उनको, और इसके अलावा हम जानते हैं साथियों की मुल्क राज आनंद को ई एम फॉस्टर ने किया था. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ठीक है, जो बच्चे नए हैं उनके लिए भी बिल्कुल याद करने वाला क्वेश्चन है. इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना. आर के नारायण को इनकरेज किया ग्राहम ग्रीन ने, और मुल्क राज आनंद को इनकरेज किया ई एम फॉस्टर ने. सबसे मजे की बात कि दोनों के नॉवेल्स आउटसाइड इंडिया छपे हैं, लंदन में, और कौन से ईयर में छपे? 1935. इसको मैंने वेरी इंपॉर्टेंट ईयर बोला है फॉर इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स. ठीक है, इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. इसी साल लंदन में एक और संस्था का जो है register, one institution you can say is kind of registered there in London, and that is, you can say, Progressive Writers Association. Correct. Okay, so the what would be the answer? I think C would be the answer, 1 and 3. Let's move on to next question. So which British king having defeated the Viking invaders consciously use the English language to create a sense of national identity and retain political control over independent countries? So no brainer, this one is Alfred the Great. Okay, Alfred the Great, we know, is known as the father of English prose. Okay, he is known for you can say doing lots of translations from you can say Anglo-Saxon to Middle English. Okay, so the answer would be Alfred the Great. Yes, that's the correct answer. Okay, very important question. So he's called as father of English prose because he actually conducted massive level of translation work. You can write in your copy if you wish. So if you remember Battle of Malden, in this question I am giving you a very important point, guys. There is a battle in my timeline. We have already hinted at that battle, and that is Battle of Malden, Maldon. Okay, do remember this battle. It's considered as a very important battle. It happened in 991, and in this battle, the Vikings defeated the English, you can say, English kings.
Okay, so one of the greatest battle. Who were the Vikings, by the way? Vikings were the sea pirates. Okay, who invaded and raided England during the Anglo-Saxon and Anglo-Norman era, especially Anglo-Saxon era. Okay, not Norman actually. In politics and the English language, a very important essay. This one, George Orwell provides a list of rules to aid in curing the English language, which is the final rule. So that means इसमें सारे rules हैं, but कौन सा rule final है? तो इसमें जो सबसे इसका जो फाइनल रूल था वो उसमें जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी. सारे बच्चे नोट कर लेंगे ऑप्शन नंबर डी. सो दैट मीन्स ब्रेक एनी ऑफ दीज रूल्स सूनर देन एनीथिंग आउटराइट बारबेरियस. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे. सो दिस ऐसे वाज एक्चुअली रिटन एज अ kind of support to English language, and it was published in the year 1946, and it actually criticized the ugly and inaccurate, लिख लेंगे सारे बच्चे, ugly and inaccurate English, ugly and inaccurate English. Okay, 1946, politics and the English language. jaldi se revision, quick revision guys. We know that George Orwell, yes, is known as a great writer of Animal Farm. Okay, Animal Farm. And he also wrote 1984, a very important dystopia on the political, or as a political satire. Animal Farm was a political fable and a strong satire on the failure of communism in Russia. Okay, it was you can say published in the year 1945. Animal Farm was published in 1945. Okay, 1945. So what I am saying is that A, B and C are also the options, right? But what is the question? He's asking that what is the final rule? Question number 12. In a letter of the authors, Spencer writes that two characters in Fairy Queen represent Queen Elizabeth. Who are they? देखो, this again is a very important question. Fairy Queen से तो क्वेश्चन बन ही रहे हैं. ठीक है, तो आप देखोगे इसमें एक तो है, इसमें देखो सारे ऑप्शंस देख लेंगे सारे बच्चे बेटा. इसमें एक्चुअली है ए ऑप्शन, ए. देखो यहाँ पर ना रिप्रेजेंट कह रहा है वो, रिप्रेजेंट. सिंथिया तो एक दूसरे नाम से वो पुकारता है उनको, रिप्रेजेंट करने की बात करेगा तो ए होगा. यानी बेल्फीब. बेल्फीब क्या है? एक वर्जिन हंट्रेस है. जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना मैं, इंपॉर्टेंट है सारे. वर्जिन हंट्रेस, हंटर का फीमेल हंट्रेस कहलाया जाता है पुरानी इंग्लिश में. एंड द फेरी क्वीन, फेरी क्वीन तो खुद ही है. फेरी क्वीन खुद रिप्रेजेंट करेगी एलिजाबेथ को. ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखना 3 and 4 इज द आंसर. सिंथिया में क्या लिख दोगे आप? सिंथिया एक्चुअली उनका ऑल्टरनेट नेम है, कोई कैरेक्टर नहीं है. मैंने बोला लिख लो कॉपी में, सिंथिया इज एक्चुअली नॉट अ कैरेक्टर, सिंथिया इज द ऑल्टरनेट नेम. क्वीन एलिजाबेथ को ही वो, सॉरी फेरी क्वीन को ही वो सिंथिया करके बुलाता है उनमें. क्लियर? और बेटा ब्रिटोमार्ट, ब्रिटोमार्ट पे क्या लिखेंगे सारे बच्चे? ब्रिटोमार्ट, ब्रिटोमार्ट एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करती है? ये ओनली फीमेल नाइट है, ये ओनली फीमेल नाइट है. और ये किसको रिप्रेजेंट करती है? चेस्टिटी को रिप्रेजेंट करती है. वर्जिनिटी अलग सेंस में यूज होता है, मेनली चेस्टिटी को रिप्रेजेंट करती है. फिजिकल प्योरिटी ऑफ अ वुमेन, चेस्टिटी. ठीक है, ओनली फीमेल नाइट रिप्रेजेंटिंग चेस्टिटी. जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है सारे एक्सप्लेनेशन. ठीक है, चलो आगे आ जाओ. As Adam and Eve leave paradise hand in hand with wandering step and slow. Wandering steps means actually wanderings हो गए. Wandering steps means भटकते हुए कदमों के साथ और धीमे कदमों के साथ. पैराडाइज जब उनसे छीन लिया जाता है या उनको कहा जाता है पैराडाइज छोड़ने के लिए, व्हाट इज देयर कंसोलेशन? वो क्या अपने मन को क्या कहकर मनाते हैं?
ठीक है, ऑप्शन है दे आर कंफर्टेड बाय देयर लव फॉर वन अनदर, दे आर कंफर्टेड बाय देयर फोर नॉलेज ऑफ द कमिंग ऑफ क्राइस्ट एज अ रिडीमर ऑफ मैनकाइंड, they are comforted by God who travels before them in the form of a pillar of fire, they are comforted by the angel who holds each of them by the hand. याद रखना है, देखो ऐसे क्वेश्चन में तुक्का नहीं मारना है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो चुपचाप से आंसर याद करना है अपने को। आंसर बता रहा हूं साथियों, इसमें बी इज द आंसर। वो इस बात से कंफर्ट करते हैं खुद को कि उनको पहले से पता होता है कि क्राइस्ट आएंगे उनको बचाने के लिए एज रिडीमर ऑफ मैनकाइंड। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पैराडाइज लॉस्ट के अंदर से क्वेश्चंस दे रहा हूँ, यूसेट वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस हमारे जो भी एंटी लेक्चर के साथी हैं उनके लिए भी एक बढ़िया सा शानदार सा क्वेश्चन का सेट बन रहा है। धीमे धीमे कदमों से आओ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। भाई क्वेश्चन 14 क्या कहता है, डिफेंस ऑफ पोएजी, व्हाट इज द बेस्ट एंड मोस्ट अकम्प्लिश्ड काइंड ऑफ पोइट्री अकॉर्डिंग टू सिडनी। ठीक है, सिडनी के अकॉर्डिंग जो है बेस्ट और मोस्ट अकम्प्लिश्ड काइंड ऑफ पोइट्री कौन सी थी। ये देखो डिफेंस ऑफ पोइजी से क्वेश्चन बन ही रहा है ये बार बार ना, तो एक चीज मैं आप लोगों को बार बार जो बता रहा हूँ ना वो आपको याद रखनी है, नहीं तो फिर वैसे आपको बेसिकली फिर दिक्कत आएगी। नहीं तो पहली बात तो कि डिफेंस ऑफ पोइजी मैंने बताया था, ये पोइट्री इंग्लिश पोइट्री को सपोर्ट करता हुआ वर्क नहीं है, ये फिलॉसफी को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है, नोट कर रहे होंगे अपनी कॉपी में, फिलॉसफी, इट सपोर्ट्स फिलॉसफी नॉट पोइट्री, राइट। देखो एंड इट वाज रिटन इन 1580, इट वाज रिटन इन 1580, डब्ल्यू लिख दे रहा हूं उसके ऊपर, एंड पब्लिश्ड इन, पी लिख दे रहा हूं 1595। ओके, सो रिटन इन 1580 एंड पब्लिश्ड इन 1595। Okay, so this was written in response to whose work, Stephen Gosson's, Stephen Gosson's, I think poetry as a abuse, something like that Stephen Gosson wrote. And in this work he also famously said that poetry is to teach, the chief function of poetry is to teach as well as delight. इसको नोट करना, the chief function of poetry is to teach as well as delight। ठीक है, अब इसका आंसर आते हैं कि the best and most accomplished kind of poetry is heroic poetry, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, याद रखना कि इन्होंने, ध्यान से सुन लो भाई सारे बच्चे, मैं कैमरा ऑन करके बता रहा हूँ इस पॉइंट को, आएगा ये क्वेश्चन में, कि डिफेंस ऑफ पोइजी में उन्होंने जो लिरिकल पोइट्री थी ना, जो एलिजाबेथन पोइट्री थी उस टाइम की, उसको फेवर नहीं किया है, नहीं किया है उन्होंने। उस समय के जो पोएट्स थे ना, लिरिकल पोएट जैसे ब्यार्ड, सरे, सिडनी, इनको राइमर्स कहा है। क्या कहा है, राइमर्स, चीप पोएट्स कहा है। और जो ग्रेट एपिक्स हैं उनको सपोर्ट किया है, ये अपना पॉइंट याद रखना। दूसरा, इन्होंने अपनी पोइट्री में फिलोसफी, पोइट्री एज अ फिलोसफिकल डिसिप्लिन सपोर्ट किया है, इंग्लिश पोइट्री को सपोर्ट नहीं किया, इसलिए इनको क्रिटिक नहीं माना जाता है, फर्स्ट क्रिटिक नहीं माना जाता है इंग्लिश पोइट्री का। ठीक है, सॉरी, व्याट और सरे की, सिडनी तो खुद ही है, व्याट और सरे की। ठीक है, और मैंने क्या बोला कि फादर ऑफ क्रिटिसिज्म वैसे कौन है, जॉन ड्राइडन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज इन अपोजिशन टू, this question we have done already but in a different way। Okay, I put this question again as a very important question. In the earlier questions in the previous MCQ series we did that कि which method was replaced by functional communicative approach in teaching in English in India। मैंने बताया था CBSE का टीचिंग मेथड है, सो आंसर होगा यस, ए, स्ट्रक्चरल अप्रोच। आंसर क्या होगा, स्ट्रक्चरल अप्रोच। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। Published in 1604, the first monolingual English dictionary। Mono means one, lingual means language। The first monolingual dictionary, बताओ भाई जल्दी से, very important question, question number 16। ठीक है, 1604 में किसने निकाली है पहली मोनोलिंगुअल इंग्लिश डिक्शनरी। यहाँ पर मोनोलिंगुअल वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द आंसर इज ऑफ कोर्स रॉबर्ट काउड्रे का टेबल अल्फाबेटिकल। बिल्कुल इसको रट्टा मार दो आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये फर्स्ट ऑथोरिटेटिव डिक्शनरी नहीं है, फर्स्ट ऑथोरिटेटिव डिक्शनरी नहीं है, वो तो डॉक्टर जॉनसन की है ना 1755 में।
ठीक है। गॉट द पॉइंट। एक्चुअली एक चीज और ध्यान रखना है ना, यहाँ पर जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की डिक्शनरी है उसमें लातिन वर्ड्स का भी यूज किया उन्होंने, तो मोनोलिंगुअल नहीं थी, उन्होंने लातिन सोर्सेस का भी यूज किया। और यूरोपियन लैंग्वेजेस में ग्रीक और स्पेनिश जहाँ जहाँ से वर्ड्स के ओरिजिन्स आए उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इटिमोलॉजिकल, इटिमोलॉजिकल ओरिजिन्स, इटिमोलॉजिकल। ठीक है, और एम्पेरिकल भी यूज करते हैं, फटाफट नोट कर लो की वर्ड्स हैं इटिमोलॉजिकल और एम्पेरिकल। एम्पेरिकल मीन्स सपोर्टिंग विद ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। तो एटिमोलॉजिकल का मतलब होता है स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का, शब्दों की उत्पत्ति। ठीक है, ओरिजिन कैसे निकला उसको भी एक्सप्लेन किया है डॉक्टर जॉनसन ने, तो इसलिए वो अथॉरिटेटिव डिक्शनरी है। वो कब आई है भैया? 1755 में। फर्स्ट अमेरिकन डिक्शनरी देख लेते हैं, 1828। कब आई है? 1828। फर्स्ट अमेरिकन डिक्शनरी बाय नोहा वेबस्टर, नोहा वेबस्टर। ठीक है, चलिए पूरे जोरदार तरीके से फटाफट क्लास का एक अच्छा सा बढ़िया सा रिदम कंटिन्यूड है। ठीक है, एक चीज और कि एमसीक्यू सीरीज में आप लोगों को बता रहा था मैं कि एमसीक्यू सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करो भाई, पुराने पुराने बच्चों को भी सब लोगों को बताओ, फटाफट जोड़ो इससे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के हमारे पास 55 डेज हैं, 55 डेज 55 एमसीक्यूज पर डे, मजा आ जाएगा। 55 का कॉम्बिनेशन है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फिलिप लार्किन पोएम्स, ये वन नहीं आएगा यहाँ, बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज सेल्फ एलेजी एंटिसिपेटिंग द पोएट्स डेथ। फिलिप लार्किन पहले तो कौन है? मूवमेंट पोएट। कौन है? मूवमेंट पोएट। ठीक है, मूवमेंट पोएट में हम जानते हैं कि इनकी पोएम्स में जो है एंटी मॉडर्निस्टिक थीम है। क्या है? एंटी मॉडर्निस्टिक थीम। और मूवमेंट पोइट्री आई कब थी? 1950s में आई थी। कब आई थी? 1950s में। ठीक है, तो भाई इसका आंसर जो है ओबेडे, ओबेडे। तो ओबेडे जो है लार्किन की सेल्फ एलिजी कही जाती है, खुद ही की डेथ को एंटिसिपेट कर दिया था इसमें, और ये जो है लार्किन ने लिखा है ओबेडे। ठीक है, वैसे ओबेडे का मतलब क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग सॉन्ग। हम हिंदी में नहीं कहते लोरी सुनाना, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग सॉन्ग, ओबेड। ठीक है, ओबेड इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो ये 1977 में आई है, और इसको लास्ट ट्रूली ग्रेट पोएम ऑफ लार्किन कहते हैं। कब आई है ये? 1977 में। ठीक है, लास्ट ग्रेट पोएम ऑफ लार्किन भी कहते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 18। लास्ट वर्जीनिया वुल्फ के बारे में देख रहे हैं। वर्जीनिया वुल्फ टू द लाइट हाउस has a tripatriate structure. The three parts are named the following except. except के क्वेश्चन में क्या करना होता था? तीन एक जैसे होते थे, एक हमारा अलग होता था ना, तो बताओ फिर। तो इसमें क्या होगा? द स्काई, द स्काई नहीं है इसमें, और टू द लाइट हाउस में, और द विंडो भी है, द टाइम पासिस, और टू द लाइट हाउस। ये तीनों जो है ये तीन स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है। ये नॉवल क्या है? थ्री स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, टू द लाइट हाउस। 1927 में आया है, इसको ग्रेटेस्ट वर्क कहा जाता है, ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ वर्जीनिया वुल्फ 1927 में। और ये जो है रामजे फैमिली के स्लो डिसइंटीग्रेशन को दिखाता है। रामजे फैमिली, ठीक है, उनके एक वेकेशंस पे जाते थे, वो स्कॉटलैंड में एक आइल है, वहां पर वेकेशंस में जाते थे, उसको दिखाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये ग्रेटेस्ट, टेक्निकली ग्रेटेस्ट नॉवल ऑफ वर्जीनिया वुल्फ कहा गया, टू द लाइट हाउस। ठीक है, चलिए 1927 याद रखना है बस। आगे बढ़ जाते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो 18 का आंसर मैंने बताया ना, उसने कहा एक्सेप्ट, मतलब कौन से तीन पार्ट हैं? द विंडो है, टाइम पासिस और लाइट हाउस है, तो द स्काई नहीं है,
तो ए इज द आंसर, द स्काई इज द आंसर। ठीक है, चलो 19th में आते हैं। कीट्स का ला बेले डेम सेंस मर्सी विच कंबाइंस विच टू पोएटिक फॉर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो उसको बताया था मैंने बैले है ये, और बैले के अलावा ये गीत भी है, लिरिक भी है। तो लिरिक और बैले कहाँ मिल रहा है तुम्हें? 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 तुम्हें मिल रहा है सी में, तो सी इज द आंसर, ला बेले डेम सेंस मर्सी। जल्दी से बता दो, इसमें जो हीरोइन है उसको क्या बोलते हैं हम? विच मोटिव शी शोज, द हीरोइन ऑफ ला बेले डेम सेंस मर्सी। The poem was written in, you can say, 1819, and yes, it shows femme fatale, the theme of femme fatale, correct। femme fatale की थीम को दिखाता है। What is a femme fatale? A seductress। एक वर्ड में खत्म कर रहा हूँ, a seductress, that means the one who uses her beauty for the wrong purpose, right? So 1819 में कीट्स का ला बेले डेम सेंस मर्सी आया साथियों। आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। Who among the following Greek philosophers has a bearing on the composition of Shelley's Adonis? बार बार ये क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है शैले का एडोनिस। सीधा सीधा एलटी वालों के लिए वन लाइनर है, और हमारे यूसेट के साथियों को भी आई होप ये पता होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं कौन बता रहा है इसका आंसर। यस, yes, very good guys. So the answer is actually, the answer is C. That's correct. Plato. The work was inspired from the Greek philosopher, you can say, Plato. Okay, याद रखना है सबने। कंफर्म, इसका आंसर क्या है? सी। एडोनिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द फिलोसफी ऑफ प्लेटो। ठीक है, वन लाइनर। एडोनिस was written in the year 1821, and this is a poem which is considered as one of the greatest pastoral elegy. Okay, and the poem is written in the favorite style of Keats, that is Spenserian stanza. Okay, the poem is also remembered as actually, you can say, a defense of Keatsian way of writing, and very famously Shelley here says that Keats actually died an untimely death because of the, you can say, very aggressive attack on his work Endymion. ठीक है, by critics. He called these critics as wolves. Okay, and so it's a beautiful and a very heart, you can say, touching elegy. Question number 21. Aja bhai. 21. In the story of My Experiments with Truth, Gandhi covers the narrative of his life from early childhood through to, very important question, factual question. Okay, yes, correct answer is C, 1921. Correct. So his life till 1921 is only is covered in this work, The Story of My Experiments with Truth. Who was the biographer of Gandhi, who is called as the Boswell of Gandhi? Who is he? Yes, who translated his work in English is Mahadev Desai. Mahadev Desai. Okay, considered as a disciple of Gandhi. He was the personal secretary of Gandhi as well. Okay, so let's move on to next question. In a writing system, the minimum unit that can cause a difference of meaning is called as, very important question in terms of, you can say, linguistics. ठीक है, तो ध्यान से देखना, यहीं पर तो फंस गए आप लोग। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ राइटिंग सिस्टम द मिनिमल यूनिट दैट कैन कॉज अ डिफरेंस ऑफ मीनिंग, मीनिंग का डिफरेंस कह रहा है वो।
morpheme. The answer is morpheme. Let me explain all these things little more clearly to all of you. So first of all, हाँ तो एक बार के लिए समझ लो ना अच्छे से बेटा. देखो अब फिनीम क्या होता है. फिनीम तो मिनिमम यूनिट ऑफ साउंड है ना. फिनीम क्या है? मिनिमम यूनिट ऑफ साउंड. वहां साउंड थोड़ी कह रहा है, मीनिंग कह रहा है. पहले तो यही क्लियर है. और दूसरा फिनीम, जैसे जब भी हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं साउंड्स का, वी पुट टू स्लॉन्टेड बार्स एंड फॉर एग्जांपल इफ आई राइट द साउंड ऑफ टा लाइक दिस, देन दिस इज अ फिनीम. ध्यान से समझ लो, फिनीम साउंड को कहेंगे, उसके रिप्रेजेंटेशन को नहीं कहेंगे. आई रिपीट, फिनीम जैसे साउंड, जब हम बोल रहे हैं ना, साउंड को कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे फिनीम जो हमने लिख दिया है यहाँ पर. या इसको, सॉरी, साउंड को लिखने का तरीका फिनीम है. हाँ ये फिनीम है बिल्कुल. साउंड को जब हम लिखेंगे ऐसे तो ये फिनीम हो जाएगा टी. बट अभी इसकी टी की साउंड को मैं ट लिखूंगा अगर बिना स्लांटेड बार्स के अंदर, तो वो ग्राफीम हो जाएगा. ग्राफीम क्या है? ग्राफीम रिप्रेजेंट्स द, यू कैन से द लेटर्स, ठीक है, और अल्फाबेट, सीधा सा लिख लो अल्फाबेट, ठीक है, विच रिप्रेजेंट द साउंड. साउंड को डायरेक्टली फिनेटिक रिप्रेजेंट करने में स्लांटेड बार के अंदर जो लिखते हैं वो क्या होता है? फिनीम. साउंड को फिर हम जब उसके अल्फाबेट्स और लेटर के फॉर्म में, खाली जैसे टी लिख दिया, अब मैंने बोला पापा, और पापा में मैंने प का साउंड लिख दिया खाली, बस ऐसे ही, बस. तो ये बस बिना स्लांटेड बार के, तो ये ग्राफीम है. क्लियर हो गया सबको? मॉर्फीम क्या है? मिनिमम यूनिट ऑफ मीनिंग है. मिनिमम यूनिट ऑफ मीनिंग. जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वर्ड आप उठा लेते हैं ना, मैंने आपको बताया जैसे अनकाइंड, तो अनकाइंड में आप कहेंगे कि सर दो मॉर्फीम्स हैं. अन भी एक रूट होता है जिसका मतलब होता है विदाउट, और काइंड का मतलब आपको पता ही है. तो यहाँ पर दो मॉर्फीम है. अनकाइंड एक वर्ड है, बट इसके मॉर्फीम क्या है? दो है, अन और काइंड. गॉट द पॉइंट? अब मॉर्फीम दो तरीके के होते हैं, फ्री मॉर्फीम और बाउंड मॉर्फीम. अब काइंड है, काइंड अपने आप में इंडिपेंडेंट वर्ड है, तो ये क्या है? फ्री मॉर्फीम है. क्या है? फ्री मॉर्फीम. अब अन, यू एन अन, अन जब भी आप लगाओगे तो आप किसी वर्ड के साथ ही लगाओगे, अनट्रू, अनकाइंड, ठीक है, कुछ भी आप अन के साथ लगाओगे ना, तो दैट इज बी एम, बाउंड मॉर्फीम. जार्गन क्या है? जार्गन है लैंग्वेज ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड, specific language of a particular field, that is called as jargon. Specific language. Crystal clear हो गया? So question number 23. Question number 23 क्या कहता है? What would help a reader recognize Keats to Autumn as a poem from the romantic period? So घुमा के पूछा है, romantic age का जो फीचर है उसको पूछ रहे हैं. So लॉजिकल सक्सेशन ऑफ इमेजेस, ये तो इमेजेस में होता है. कंसाइज यूज ऑफ कपलेट्स, ये होता है नियो क्लासिकल में. लेविश नेचुरल इमेजरी, यस, बिकॉज इट इज अ टिपिकल फीचर ऑफ अ रोमांटिक एज पोएम. एंड यूज ऑफ इयाम्बिक पेंटामीटर क्लासिकल लिटरेचर में, या फिर हम एलिजाबेथन एज में ज्यादा देखते हैं. मैंने जो इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन बताया ना, वो भी इंपॉर्टेंट है. पहले में क्या बताया मैंने? इमेजेस में लॉजिकल सक्सेशन, सक्सेशन मींस एक के बाद एक. बी कंसाइज यूज ऑफ कपलेट्स में क्या बताया मैंने? नियो क्लासिकल पोएम का यूज. और फिर इसमें क्या बताया? इयाम्बिक पेंटामीटर में एलिजाबेथन पोइट्री. ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन पूरा. तो जो ऑप्शंस हैं उनको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक के थ्रू आप चार क्वेश्चन को हिट कर रहे हैं. आइए आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस ऑफ टी.एस. एलियट इज यूज्ड बाय अनीता देसाई? से देखो एक और क्वेश्चन आ गया. एज द एपिग्राफ फॉर हर नॉवल बॉमगार्टनर्स बॉम्बे. तो बॉमगार्टनर्स बॉम्बे में एपिग्राफ, टी.एस. एलियट के एपिग्राफ की कौन सी लाइन उन्होंने ली? अब अगर इफ यू रिमेंबर द एपिग्राफ ऑफ टी.एस. एलियट, दैट वुड हैव बीन नो प्रॉब्लम फॉर यू. बट द की इज कि आप मेरे एमसीक्यू की सीरीज को कितने अच्छे से कर रहे हैं. किसी को भी याद है एपिग्राफ? यस, इन माय बिगिनिंग इज माय एंड एंड इन माय एंड इज माय बिगिनिंग. दैट्स ट्रू. यस, सो द आंसर इज बी. ठीक है, बी इसका आंसर हो गया. ईस्ट कोकर, ईस्ट कोकर. ठीक है, क्लियर. आगे बढ़ जाते हैं. सो इन द जनरल, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में ये भी मिल गया, ईस्ट कोकर में इनका एपिग्राफ है. और इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इन माय बिगिनिंग इज माय एंड, इन माय एंड इज माय बिगिनिंग.
chiasmus. We pronounce this word as chiasmus. What is a chiasmus? In figure of speech we say that as reverse clause. Reverse clause. So when the clause reverses itself, ठीक है, for example, don't let a fool kiss you or a kiss fool you. आया मजा? chiasmus हो गया, ठीक है। तो ये है आपका chiasmus. क्वेश्चन नंबर 25. In the general prologue to the Canterbury Tales, which two characters are example of deep Christian goodness? तो डीप क्रिश्चियन गुडनेस के एग्जाम्पल कौन है? एक तो मैंने बताया था पार्सन की टेल थी, लास्ट कैरेक्टर है पार्सन, और एक है आपका प्लोमैन. तो पार्सन एंड प्लोमैन को देख लो अब आप, तो आपका हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड. तो सेकंड एंड थर्ड कहाँ लग रहा है आपको? सी. सी, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड. याद रखना पार्टनर बहुत खराब है, ये पार्सन पार्टनर कंफ्यूज कर देंगे पेपर में ना. पार्टनर रिलीजियस है बट खराब कैरेक्टर है, समनर भी खराब है, ठीक है. और उसने ये बोला है डीप क्रिश्चियन गुडनेस, उसने ये नहीं बोला जी मीनाक्षी में, उसने ये नहीं बोला कि वो रिलीजियस होना ही, रिलीजियस पोस्ट से होना चाहिए, उसके अंदर क्रिश्चियन गुडनेस होनी चाहिए ना. तो प्लोमैन भी जो है सिंप्लिसिटी और हार्डवर्क को दिखाता है ना. अब आ गया क्वेश्चन नंबर 26. आओ भाई फटाफट देखें जरा. क्वेश्चन 26. अन्ना बारबोल, लेटिटिया एलिजाबेथ लंडन, शार्लेट स्मिथ, मैरी रॉबिन्सन एंड फेलिशिया हेमंस फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट हैं, वुमेन पोएट्स ऑफ रोमांटिक पीरियड है, विक्टोरियन राइटर्स ऑफ पॉपुलर फिक्शन है, 19th सेंचुरी स्टेज आर्टिस्ट हैं. फटाफट बताओ तो. देखो शार्लेट स्मिथ से याद होना चाहिए था ये. इन्होंने क्या लिखा था ये नोट कर लेना, यू सेट वालों से पूछेगा. ये रिवाइवल ऑफ सनेट्स करा था इन्होंने, है ना. प्री रोमांटिक एज के हैं. एलिजाइक सनेट्स का लिखा था इन्होंने. क्या लिखा था? एलिजाइक सनेट्स, शार्लेट स्मिथ. तो आंसर है दे आर ऑल वुमेन पोएट्स ऑफ द रोमांटिक पीरियड. रोमांटिक पीरियड के माइनर पोएट्स हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एलटी वालों के लिए भी. इंपॉर्टेंट जिसमें लिख रहा हूँ ना उसको बिल्कुल याद ही कर लो आप, इनके नाम लिख लिख के. एना बारबोल्ड, लेटिटिया एलिजाबेथ लंडन, शार्लेट स्मिथ और मैरी रॉबिन्सन, और कौन है? फेलिसिया हेमंस. ये 5 पोएट्स हैं. 100% ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में. प्रॉपर लिख के इनका नाम लिख के ना एक एक वर्क भी लिख लेना, खासकर शार्लेट स्मिथ का एलेजाइक सोनेट, ELEGAIC, एलेजाइक सोनेट्स. ठीक है, समझ में आ रही बात? अब क्वेश्चन 27. Sri Aurobindo, author of Savitri, taught for some time at Baroda College after his return from England in 1893. Which subject did he teach? तो याद रखना है फ्रेंच पढ़ाते थे. औरबिंदो घोष के बारे में मैंने ये भी बताया था कि ही वॉज अ क्वालिफाइड. उस जमाने में IAS को क्या बोलते थे? इंडियन सिविल सर्वेंट बोलते थे ना, ICS. IAS को क्या बोलते थे? बताया था ना मैंने, ICS बोलते थे. तो इन्होंने ICS क्वालिफाई किया. फिर ICS के बाद जब ट्रेनिंग में इनको क्या होता था, हॉर्स राइडिंग का एक होता था ना टेस्ट, हॉर्स राइडिंग का, लिख लो उसको. हॉर्स राइडिंग का टेस्ट होता था ICS क्वालिफाई करने के बाद ट्रेनिंग में. उस टेस्ट को भाई ने देने से मना कर दिया, भले ही इसके लिए ICS की जॉब जाए तो जाए. तो ये है अंदाज हमारे औरबिंदो साहब का. और बाद में तो आपको पता ही है कि बम बनाने के, ये बम बनाने के उसमें थे ना, बम बनाते थे ये खतरनाक आदमी. और फिर क्या है, इनको जेल भेजा गया, अलीपुर जेल में, जहां पर इनको रिवलेशन हुआ. ये कहते हैं लॉर्ड कृष्णा की इमेज इन्होंने देखी अपनी आंखों के सामने. एंड बिकॉज ही वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट रिवॉल्यूशनरी, राइट, ही वॉज इन द विंग ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स who was fighting for the extremists were the people who were fighting for independence in a aggressive and radical way, right? So he actually was caught and put into prison, and when in prison he had a very life changing experience, a spiritual transformation, metamorphosis happened there. And the so-called the dacoit, the robber of the young yesteryears, changed into a saint. So that is a complete U-turn in the life of Aurobindo Ghosh. Okay. And then he went to Puducherry, nowadays a Pondicherry of the old days,
and where he established a very famous Aurobindo ashram. ठीक है. He also luckily got one very, you can say, dedicated disciple, which was called as the mother by the disciples there. And so Aurobindo का जो सबसे famous collection है वो है apart from Savitri, क्या है? यही तो बोला मैंने, बिल्कुल फ्रीडम फाइटर है औरबिंदो. क्वेश्चन आएगा. और फ्रीडम फाइटर भी एक्सट्रीमिस्ट वाले ग्रुप का है. दो ग्रुप थे ना, गरम दल और नरम दल. गरम दल वाले हैं औरबिंदो. और ये भी आएगा कि कौन सा इंडियन पोएट है जो जो बॉम्ब बनाने की वजह से जेल गया. इनको बॉम्ब बनाते हुए पकड़ा गया था. ठीक है. और फिर ये भी आ सकता है कि कौन सा पोएट है जिसने आईसीएस क्वालिफाई किया बट हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग में मना कर दिया हॉर्स राइडिंग करने से, है ना. और मैंने बताया कि इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है ना भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइफ डिवाइन. क्या है? लाइफ डिवाइन. ठीक है. और इसके अलावा ये एक मैगजीन में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैगजीन रन करते थे, आर्या. आर्या मैगजीन में इनकी जो ऑटोबायोग्राफी इंस्टॉलमेंट्स में छपी. आगे बढ़ते हैं. बाय द वे, सावित्री और किसने लिखा है इंडियन इंग्लिश पोइट्री में? सावित्री तो खैर इनका मास्टरपीस है, एपिक है ना ये. तोरू दत्त ने लिखा है. ठीक है. क्वेश्चन बनेगा, तोरू दत्त ने भी सावित्री लिखा है. सावित्री कौन से फेमस एपिक का पार्ट है? कौन से फेमस इंडियन एपिक का पार्ट है सावित्री? यस, महाभारता. Savitri is a part of Mahabharata, and Savitri is known as a, you can say, as an epitome of a, you can say, Indian married woman, right? Mahabharata is divided into 18 parvas. ठीक है. मैंने बताया था हमारे यहाँ कुमाऊनियों में बट सावित्री का व्रत होता है, वो यही सावित्री हैं. बट वृक्ष के चारों ओर जो धागा बांध के जो विवाहित महिलाएं जो हैं वो करती हैं प्रथा. ठीक है. आइए आगे बढ़ते हैं. Which among the following does not belong to Indo-European language family? देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज से आ गया. इंग्लिश जो है इंडो यूरोपियन फैमिली को बिलोंग करती है, याद रखना. जर्मन भी बिलोंग करती है, और स्कैंडिनेवियन, आपको पता है नॉर्थ आइलैंड्स के पास की जो जगह है स्कैंडिनेविया, ठीक है, ये भी बिलोंग करती है. फिनिश, फिनलैंड, ये बिलोंग नहीं करती इंडो यूरोपियन में. तो आंसर क्या हो जाएगा? डी. आंसर क्या हो जाएगा? डी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 29. ये is not one of the Duchess misdemeanors according to the Duke. ये निकालो तो बात है. क्वेश्चन नंबर 29, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. माय लास्ट डिशेस पढ़ी सबने होगी, देखते हैं कौन निकाल रहा है. मजेदार क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 29. देखना भाई, इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, उसकी लैंग्वेज पढ़नी थी ना आपने. वो कह रहा है कि इट इज नॉट वन ऑफ द डचेस मिसडिमीनर्स. मिसडिमीनर्स मींस अकॉर्डिंग टू ड्यूक, मिसडिमीनर्स मींस इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर. ओके. अकॉर्डिंग टू द ड्यूक, डचेस का कौन सा एक बिहेवियर इनमें से इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर में से नहीं था? मतलब 3 बिहेवियर ऐसे हैं 4 में से जो इनएप्रोप्रिएट थे अकॉर्डिंग टू द ड्यूक. लेट मी टेल यू दैट ड्यूक वाज अ वेरी possessive fellow. He was always jealous, sexual jealous. So अब वो कौन कौन से हैं? तो भाई she was flattered according to Duke. जो फ्रा पेंडोल्फ कौन था? पेंटर, जो ड्यूक की पेंटिंग बनाता था. वो कोई भी तारीफ करता था तो अकॉर्डिंग टू ड्यूक, है ना. तो जो डचेस थी वो बड़ा फ्लैटर हो जाती थी, ये बिल्कुल सही बात है. बट अपने को वो निकालना है जो सही नहीं है. ठीक है. दूसरा, शी एंजॉयड द सनसेट एज मच शी एंजॉयड हर हस्बैंड्स फेवर. वो नेचर लवर थी और सनसेट को देख के बड़ी खुश हो जाती थी, तो ये भी बात सही है. तीसरा, शी वुडंट लिसन टू हस्बैंड. वो तो बहुत ही सबमिसिव लेडी है, जो भी ड्यूक कह रहा है उसको आंख बंद करके मानती थी. तो शी वुडंट लिसन टू हर हस्बैंड व्हेन ही ट्राई टू करेक्ट हर बिहेवियर, बिल्कुल सही नहीं है. सी इज द आंसर, 101%. चौथा क्या है? शी वॉज इक्वली ग्रेटफुल फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस. ये भी सही बात है. ड्यूक के अकॉर्डिंग कि वो सभी को थैंक यू कह देती थी, सभी के लिए बड़ा ग्रेटफुल महसूस करती थी, तो ये भी सही बात है. तो आंसर कुल मिला के क्या आएगा आपका? सी. सी इज द आंसर. जो बड़ा आंसर है आपका, ये आपका सी है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. माई लास्ट डचेस. ठीक है. माई लास्ट डचेस वॉज एक्चुअली पब्लिश्ड इन द ईयर 1842 in the very famous poetry collection of Browning called as Dramatic Lyrics. Dramatic Lyrics. ठीक है. ड्रामेटिक लिरिक्स में ये पब्लिश होती है.
और मैंने क्या बताया कि 1842 में इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग. लेट्स मूव टू द फाइनल क्वेश्चन. Which two writers can be best described as writing historical novels? ठीक है, हिस्टोरिकल नॉवेल्स को डिस्क्राइब करते हुए के लिए कौन में फेमस राइटर्स हैं? तो वॉल्टर स्कॉट तो है ही भाई. और मैंने बताया था वॉल्टर स्कॉट से पहले एक लेडी आ गई थी, मारिया एजवर्थ, इफ यू रिमेंबर. मारिया एजवर्थ, जिसने क्या लिखा था, कासल रेकरेंट. क्या लिखा था? नॉवल का नाम भी बकायदा याद दिला रहा हूँ, कासल रेकरेंट. ठीक है. मारिया एजवर्थ आयरिश थी, मैंने बताया था ना. स्कॉटिश, वॉल्टर स्कॉट क्या थे, स्कॉटिश थे, और मारिया एजवर्थ आयरिश थी. ठीक है. और वॉल्टर स्कॉट इनसे इंस्पायर्ड थे. रीजनल रीजनल नॉवेल्स की प्रोपाउंडर कही गई है, फाउंडर कही गई है. रीजनल नॉवेल्स, रीजनल और हिस्टोरिकल नॉवल एक ही चीज है. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अब पकड़ लो, 1 and 3 कहाँ पर है? 1 and 3, सी इज द आंसर. ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे.